लेकिन एक प्रश्न और सामने आता है कि इसका नाम बघेलखंड क्यों पड़ा। ये रीवा है, ये विंध्याचल है, तो ये बघेलखंड। तो इसमें चूंकि बघेलों का राज्य लंबे समय तक रहा, लगभग 1235 के आसपास से और देश के स्वतंत्र होने तक यानी 1947 तक वहाँ पर राजाओं का राज्य था। अब ये राजा आए कहाँ से? रीवा के हैं कि बाहर से आए? तो आपके ध्यान में आएगा कि ये गुजरात से आए थे, ऐसा जो वर्णन मिलता है। या जब हम भी छोटे थे, आप जैसे थे, तो जो बताते थे बड़े लोग, बड़ी रोचक कहानी है उसकी, आज बताना संभव नहीं है सब। लेकिन ये माना जाता है कि जो गुर्जर प्रतिहार वैसे गुजरात में रहते थे, उन्हीं के यहाँ से इनका और एक तरह से स्थापना हुई है। और एक बाघ्रपल्ली नाम का गुजरात में स्थान था, वहाँ से जो एक सज्जन निकले, या उनको राजा कह दें या इलाकेदार कह दें, पवाईदार कह दें, उस समय क्या रहे होंगे बहुत स्पष्ट कहना संभव नहीं है। तो वो बाघ्रदेव उनका नाम था, वो बाघ्रपल्ली के थे। वो कहते हैं कि उनके एक पुत्र थे और उनके पुत्र के 2 पुत्र थे। वो जो 2 पुत्र थे उनको लेकर के वो प्रयाग आए थे तीर्थ करने। तो जब लौट रहे थे प्रयाग से, तो उनका आप जानते हैं कि उस समय कल्पना कर सकते हैं कि 1235-40 के आसपास या 50 भी रहा होगा, जो भी रहा हो, तो उस समय संसाधन कैसा रहा होगा। हम वो भी विचार कर सकते हैं कि बड़े लाल लश्कर के साथ 10-25 लोगों के साथ, छोटी मोटी सेना की टुकड़ी के साथ ये लोग उस समय चलते थे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे राज्य थे और एक राजा दूसरे राजा को कभी भी लूट देता था और कभी उसकी संपत्ति लेता था, उसकी सीमा पर आक्रमण करता था। तो ये सब उस हिसाब से भी चलते थे। तो ये जो प्रयाग से लौट रहे थे, तो कालिंजर नाम का जो बांदा के पास किला है, आज भी है, जो उधर के होंगे जानते होंगे, तो उस पर उन्होंने विश्राम किया। वहाँ के राजा या जो इलाकेदार जो भी रहे होंगे उनकी अनुमति से। और बाद में वहाँ पर बड़ी किस्सा बड़ा है, लोधी है और राजभर है, ऐसे इनके आपस में जो वहाँ के मूल राजा या इलाकेदार थे उनके झगड़े चलते थे। ये रियासतें कहलाती थी मुख्य रूप से, उसका जो सही शब्द है रियासतें हैं। और आपको ये लगेगा कि ये जो विंध्य प्रदेश है ये लगभग 25 रियासतों से बना है। बुंदेलखंड और बघेलखंड के अंदर उस समय 25 रियासतें थी, जिनको मिला करके बाद में स्वतंत्रता के 48 के आसपास एक विंध्य प्रदेश बना था। और बाद में फिर वो मर्ज हुआ मध्य प्रदेश में, हम सब जानते हैं। तो उनके जो 2 पुत्र थे उनमें से एक तो वापस चला गया, एक भीमदेव नाम के व्यक्ति थे, वहाँ पर रुक जाते हैं। और वहाँ जो इनके एक राजभर, जिसको उत्तर प्रदेश में आज भी राजभर बहुत सारे लोग हैं, सरनेम आप जानते हैं, तो उनकी तरफ से उन्होंने युद्ध किया। और जो लोधी का राज्य था वहाँ पर एक कोई तिवारी थे ऐसा कहते हैं, और उन्होंने धोखा दिया और उसके कारण से लोधी जो वहाँ का रियासत का मालिक था वो हार जाता है और ये राज्य कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये पूरे क्षेत्र में अपना एक तरह से पैठ बनाते हैं। एक कहानी ये भी बनती है कि कभी इनके पूर्वजों का विवाह इधर बिलासपुर के पास कहीं हुआ होगा, जिसमें उनको बांधवगढ़ रियासत किला मिला था और उसके कारण भी ये लोग इधर आए थे। पर ये जो आपका लोक सेवा आयोग का प्रश्न बनते हैं या जो परीक्षा में पूछा जाता है, उसमें इसको प्रामाणिक नहीं मानते हैं। वो प्रामाणिक किसी को मानते हैं कि ये कालिंजर के पास जो गाहोर या गहोर ऐसा स्थान है नहीं, गहरवान गहोर स्थान है, वहाँ से मतलब रहते थे, वहाँ से आगे ये बढ़े। फिर बाद में ये रीवा तो 1665 के आसपास एक अजीत सिंह राजा हुए, उन्होंने रीवा में राज्य बनाया, राजा बने, वहाँ पर आए।
तो कुल मिलाकर के एक जो संक्षेप में कहानी ये है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छी पुस्तकें हैं कि ये गुजरात के मूल सोलंकी थे, बाद में यहाँ पर आए और बाद में इनके संबंध वहाँ पर जो मूल वहाँ के राजा थे, कलचुरी भी थे, उनसे भी संबंध बने। वहाँ चंदेल राजा थे, उनसे संबंध बने और ये सबके एक तरह से मानद हो गए और वहाँ पर राज्य करने लगे। इनकी लंबी पीढ़ी है। अब आप समझ सकते हैं कि 12वीं शताब्दी से लेके और 1947 तक, या आज भी जो वहाँ पर राजा तो नहीं है अब, पर उस घराने के पुष्पराज सिंह हैं, अभी विधायक भी रहे हैं। तो यहाँ तक कितनी पीढ़ियाँ बीत गई होंगी। पर उसमें कुछ प्रमुख बातें जो मैं आप लोगों के ध्यान में लाना चाहूँगा वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक तो ये जो विंध्य प्रदेश या रीवा राज्य जिसको बोलते थे पहले, वो प्रयागराज से लेकर के अमरकंटक तक यानी बिलासपुर के वार्डर तक था। और इसीलिए इधर कटनी वगैरह सब कई जगह तो वर्णन आता है कि बालाघाट तक था। और उसके कारण से रीवा की जो ये बघेली बोली है, इसको भी माना जाता है कि सारी क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन उस पर मैं बाद में आऊँगा। तो ये पूरा क्षेत्र उन्होंने बनाया। अब इस क्षेत्र की कुछ विशेषताएं हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय जैसे आज शहर हैं रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, पन्ना, छतरपुर या इधर कटनी या पेंड्रा, ऐसे नहीं रहे हैं। मेरी जानकारी में स्वयं है कि सन 80-82 के पहले तक अगर कोई अमरकंटक गया होगा हम में से यहाँ जो बैठे हैं, तो वहाँ घोर जंगल था। और 60-70 के अंतर्गत तो सामान्य रूप से वहाँ हाथी और बाघ ऐसे घूमते रहते थे। लेकिन उसके बाद आज हम जानते हैं कि वहाँ सब के जंगल हो गए हैं। तो 1200 माने आज से 1000 साल तो लगभग हो रहे हैं। तो कैसे घनघोर जंगल रहा होगा। और चारों तरफ बड़ी बड़ी नदियाँ थीं। जैसे आप जानते हैं कि उधर सोन, नर्मदा, एक जो हिला नाम की नदी थी, उधर चंबल का बॉर्डर लगता था। तो ऐसे चारों ओर से ये प्रदेश नदियों से भी संपन्न था, घिरा भी था। जंगल तो भयानक थे। और एक मांडा की गुफा कहलाती है, सीधी जिले में, अगर आप जानते होंगे तो वो घोर जंगल में है। उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि सन 60 तक वहाँ दिन को सूरज नहीं दिखता था। मतलब इतना घना जंगल था कि 12 बजे का खड़ी दोपहरी का सूरज भी वहाँ प्रकाश नहीं पहुँचा पाता था। और उसके अंदर थोड़ा जाएं तो अभी भी स्थिति है, पातालकोट कहलाता है, वहाँ सीधी जिले में है, जो सरगुजा जिले के एकदम बॉर्डर में है। वहाँ अभी भी दिन को अंधेरा रहता है। तो आज उस समय की कल्पना कर सकते हैं कि कितना घनघोर जंगल रहा होगा, कितने ऐसे पशु पक्षी सामान्य रूप से विचरण करते रहे होंगे। और उसमें ये तमाम प्रकार के सेनाएं भी रखते थे, शासन भी करते थे, युद्ध भी करते थे। एक बड़ा प्रसंग रोचक है कि ये जब रीवा राज्य बना तो इसमें जो मराठा राज्य था उसने छत्रसाल के बेटे के माध्यम से चढ़ाई करने का भी प्रयत्न किया। और वहाँ एक नई कहाई, जो रीवा के होंगे जानते होंगे, अब तो नए लोग भी नहीं जानते हैं, रीवा और सीधी के बीच में पहाड़ है। ये सतपुड़ा के ही अंश हैं उधर, परंतु उसको छुरिया घाटी कहते हैं। वहाँ पर वो जो पहाड़ है वो सफ़ेद रंग का चूना निकलता था वहाँ पर, इसलिए उसका नाम पड़ गया छुरिया घाटी। और अभी तो सरकार ने वहाँ पर 3 किलोमीटर की टनल बना दी है, अभी अभी उसका उद्घाटन होने वाला शायद कल परसों। तो अब उसके नीचे से रीवा सीधी की बस चलेंगी, ट्रेन भी चलने वाली है। तो काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन बड़ा घना जंगल था। वहाँ पर वो नैकही की पहाड़ी थी जिसमें रीवा राज्य के ऊपर जब संकट आया तो रीवा का राजा हाथ उठा दिया कि साहब मैं तो युद्ध नहीं कर सकता इनसे, मराठों से। और तो रीवा की जो महारानी थी उस समय की, उन्होंने, वो महारानियाँ बाहर नहीं निकलती थी, दरबार में नहीं आती थी, पर जब उनको ये पता चला कि बाहर की सेना आई है और हमारे राज्य पर आक्रमण कर रही है,
तो उन्होंने एक बीड़ा भेजा। बीड़ा समझते हो आप लोग? पान का बीड़ा, पान जैसे लगा करके देता है, उसको थाल में सजा करके, और उन्होंने बीड़ा भेजा और उसके साथ संदेश भेजा कि अगर किसी राजपूत पर दम है कि ये जो सेना आ रही है इससे युद्ध करे, तो ये हमारा पान का बीड़ा वो स्वीकार करे। तो कहते हैं कि उस सभा में एक आदमी निकला, वो जिसने उस बीड़ा को लिया, बीड़ा उठाया। आज भी हम प्रयोग करते हैं ना कि इसने बीड़ा उठा लिया है, वो वही बीड़ा है। संकल्प किया कि ये मैं करूँगा। और उसके बाद वो जो अंग्रेज नायक था, वो था तो हिंदू ही, परंतु अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था, उसका उन्होंने वहाँ पर शिरच्छेदन किया, भाला मारा, फिर इसके बाद तलवार से उसका सर काट दिया। आज भी उसको नईकही की पहाड़ी कहती, जैसे हम लोग सुनते हैं ना राजस्थान में हल्दी घाटी का युद्ध उतना बड़ा नहीं था, परंतु उससे छोटा भी लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। आज भी बघेलखंडी के इतिहास में वो लिखा है, नईकही का युद्ध के नाम से वो जाना जाता है। तो ऐसी भी वहाँ पर जो रानियाँ थी, महारानियाँ थी, उनके अंदर शौर्य और तेज कैसा रहा होगा, जिसके कारण राज्य की रक्षा। वैसे तो कई किस्से हैं वहाँ पर, जिसको आप सुनेंगे तो दिन बीत जाएंगे पूरे। तो इस तरह से वो आता है। उस क्षेत्र की एक और बड़ी विशेषता है, ये जो अभी वर्तमान में हैं पुष्पराज सिंह, इनके पिताजी का नाम था मार्तंड सिंह। ये स्वतंत्र भारत में भी बहुत दिनों तक राजा रहे हैं, मतलब उनको राजा की मान्यता रही है। जब बाद में वो सांसद रहे और रहे सब, लेकिन उनको महाराज कहा जाता था। उन्होंने एक काम बड़ा किया था, उस घोर जंगल में सफ़ेद शेर पकड़ा था। और रीवा का सफ़ेद शेर आप जानते हैं बहुत प्रसिद्ध है, और दुनिया में, भारत में तो कहीं नहीं पाया जाता था, उसके पहले पाया गया था। तो उसको सफ़ेद शेर की पहचान भी रीवा को मिली है, ये वो सफ़ेद शेर है। इसी तरह से वहाँ पर आप रीवा में भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो रीवा में दो चीज़ें बड़ी प्रसिद्ध हैं। ये जब जिस बात को बता रहे थे अभी पारे जी, जब हम लोग रीवा में थे तो जो एक लगभग 30-35 प्राध्यापकों की एक टीम थी जो प्रशिक्षण ले रही थी, तो हम लोग कुछ नगर को घूम रहे थे। तो वहाँ 3 बड़े स्थान हैं, 3 चीज़ें बड़ी महत्व की हैं। एक है, कभी आप जाएंगे, महामृत्युंजय का मंदिर, जिसकी मान्यता ये है कि वो देश में अकेला है। वो उस महामृत्युंजय की प्रतिमा भी लगभग इसकी थोड़ा सा छोटी नीचे होगी, आधी ऐसे फैली हुई, खुरदुरे एकदम अलग से दिखते हैं, बहुत ही मान्यता है। दूसरा, वहाँ पर एक रानी थी जिन्होंने उस समय, सोचो लोक कल्याण की भावना कोई आज ही नहीं आई है, तालाब का प्रचलन था, एक तालाब बनवाया था उन्होंने, जिसमें कहते हैं वो स्नान करने और पूजा करने जाती थी, क्योंकि उनके पहले की जो रानी थी उसने शीतला देवी का मंदिर बनवाया था, और शीतला देवी के मंदिर में ही राजघराना भी पूजा करता था और पूरे प्रदेश के लोग, वो क्षेत्र के लोग आते थे। तो उस पर उन्होंने फिर वहाँ पर तालाब बनवाया एक बड़ा, तो वो तालाब भी रानी तालाब के नाम